हेलो फ्रेंड्स। हम आ चुके हैं आपके अपने चैनल अंसारी साहब क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस का जो सीरीज़ शुरू किया है, आज उसका तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ लिया था, फोटोसिंथेसिस वगैरह का पूरा प्रोसेस देखा था कि कैसे खाना प्लांट अपना तैयार कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो गया था तो उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर लिया था उसने अपने आप को, स्टार्च के अंदर में। ठीक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। हमको पता है कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है। सबसे पहला टाइप्स क्या है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशंस, दूसरा है आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस, और आपका थर्ड है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। क्या फ़र्क है इन तीनों के अंदर में? सबसे बेसिक जो फ़र्क है पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। पैरासाइटिक आप नाम सुने होंगे, पैरासाइट दीमक जिसको कहते हैं। ठीक है। तो सेम प्रोसेस जैसा दीमक किसी चीज़ के ऊपर लगता है तो क्या होता है कि वो लकड़ी के ऊपर अगर लग गया पैरासाइट तो क्या करता है, धीरे धीरे लकड़ी को खा के ख़त्म कर देता है। दीमक को तो अपना खाना मिल गया लेकिन लकड़ी आपका ख़त्म हो जाता है। तो सेम वे में ये भी ऐसा ही करेगा। In parasitic nutrition, an organism derives its food from the body of another living organism, जिसको हम लोग host कहेंगे, without living it। क्या कहा कि अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेगा, और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो रहने वाला है उस ऑर्गेनिज्म को हम नाम क्या कहते हैं? होस्ट। जिससे वो अपना एनर्जी ले रहा है, उस एनर्जी के लिए वो जिस पे डिपेंडेंट है उसको कहते हैं क्या है, वो उसके लिए होस्ट बन जाता है ना। जैसे, और एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि विदाउट किलिंग इट। विदाउट किलिंग इट मतलब अगर आप मान लो कि पेट के अंदर में आपका लीच है या टेप वॉर्म वगैरह जैसे होता है, तो क्या करता है उसको, लीच और टेप वॉर्म्स वगैरह के आपके डॉग और कैटल्स वगैरह में चीज़ें होती हैं, है ना। और इसका एक और क्या है, प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन काउस मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो होता है पेट के अंदर में, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट का काम करता है मलेरिया के लिए। ठीक है। और ये जानवर में क्या होगा आपका, लीच हो गया, टेप वॉर्म हो गया, जिसको हम लोग जोक कहते हैं, वो क्या करता है ह्यूमन्स को या फिर एनिमल्स को ग्रो प्रॉपर तरीके से नहीं होने देगा। खाना जानवर खाएगा या फिर इंसान भी प्रॉपर तरीके से खाना खा रहा होगा लेकिन उसके बॉडी में वो चीज़ लग नहीं रहा, खाना खा रहा है लेकिन बॉडी में लग नहीं रहा, वैसे का वैसा है। ठीक है। तो ये दिक्कत क्या कर रहा है कि जो आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशंस हैं, पैरासिटिक जो ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके चूस जा रहा है, सारा का सारा न्यूट्रिशंस आपका खा ले रहा है। इस वजह से कह रहे हैं कि आपके बॉडी में इम्प्रूवमेंट तो दिख ही नहीं रहा है ना। कैस्केडा, ये किस में आएगा आपका, प्लांट्स के अंदर में। और संदल वुड भी आपका एक प्लांट का एक ऐसा पेड़ है जो कि दूसरे के लिए क्या करने वाला, पैरासाइटिक का काम करेगा। ठीक है ना। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स और मैटर्स। कहा कि इसमें क्या है, ये सड़े गले चीज़ों के ऊपर रहेगा और वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने वाला है। जैसे फंगाई लाइक ब्रेड, मशरूम, यीस्ट, ये सब क्या है, जैसे आपका ब्रेड आप फेंक देते हो। ठीक है। ब्रेड आपने फेंक दिया तो वहाँ पे फेंक दिया, फिर अपने आप से सड़ गल करके अगर दिख रहा है तो उस पर ब्लैकिश सा एक लेयर जम जाता है। ठीक है। उस लेयर को हम क्या कह रहे हैं, वो लेयर के ऊपर है कि एक्चुअल में फंगस लग चुका है, वाइट वाइट सा एक लेयर आ जाता है, वो फंगस एक्चुअल में। ठीक है। वो एक ऑर्गेनिज्म जैसा है। ठीक है। एंड मेनी बैक्टीरिया उसके ऊपर लग करके उसको फाइनली वो अपना तो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और वो सड़े वगैरह चीज़ों से अपना न्यूट्रिएंट्स ले करके उसको डिकेइंग का भी काम करते हैं और ये अपना न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट कर लेते हैं। ठीक है ना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स complex organic food into its body by passing falling process। कहा कि ये जो है एक्चुअल में आपका इस जैसे ही काम करेगा और कुछ इस जैसा काम करेगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या बात किया कि दूसरे पे डिपेंडेंट होगा और बिना उसको किल किए, और एक इसमें क्या है आपका डेड एंड डिकेइंग, मरे हुए चीज़ों पे। तो यहाँ पे जो चीज़ें आएगी ये क्या कर सकता है, या तो जिंदे तरीके से उसमें न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले या फिर उसको हम किल करके न्यूट्रिएंट्स उसका एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसमें एक फंक्शन थोड़ा सा क्या लेंदी है, मीन्स अपने आप का खाना क्या करने वाला है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को बहुत सिंपलेस्ट वे में तोड़ने की कोशिश करेगा और उसके लिए इसको 5 चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, तब जा करके अपना खाना ये प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर पाएगा और अपना न्यूट्रिएंट्स ले पाएगा, वरना इसके लिए न्यूट्रिशन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है।
तो वो क्या क्या है? सबसे पहला है इजेशन। इजेशन मतलब इनटेक करना, खाने को इनटेक करना। दूसरा क्या है? खाना खा लिया, अब उसको क्या करने वाला है? डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट पचाने की कोशिश करेगा। उसके बाद पचाने के बाद बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि हर एक एब्जॉर्प्शन में स्टमक के अंदर में चीज़ें जा करके एब्जॉर्ब होने वाली है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब एब्जॉर्ब तो कर लिया स्टमक ने, उसके बाद हर एक सेल तक पहुंचाने का काम एसिमिलेशन का है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमुलेट करना। कि स्टमक जा करके एब्जॉर्प्शन दे दिया उसने, एब्जॉर्प्शन के बाद अब एनर्जी लेने के लिए हर सेल तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचना ज़रूरी है। तो उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन से लेकर के सेल तक के पहुंचने के प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? एसिमिलेशन। और फाइनली एसिमुलेट करने के बाद सारा सेल जो होगा बॉडी का वो क्या करने वाला है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद जो वेस्ट बचेगा वो वेस्ट भी बॉडी से बाहर होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रेटा। तो ये आपका इजेशन वाला प्रोसेस है कि बॉडी अब एनर्जी लेने के बाद वो अपना वेस्ट निकाल दे रही है। तो इस 5 प्रोसेस से जो चीज़ें गुजर रही है और उसके बाद अपना न्यूट्रिशंस को प्राप्त कर ले रही है उसको हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो मेनली क्या देखा हमने? 3 चीज़ें, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक। क्या फर्क है? पैरासाइटिक क्या करने वाला? दूसरे पे डिपेंडेंट है बिना उसको हार्म किए। सैप्रोफाइट मरे और गले चीज़ों पे, ठीक है, सड़े गले चीज़ों से उसने अपना न्यूट्रिएंट्स ले लिया। थर्ड क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, खाना खाएगा उसको डाइजेशन के लिए बहुत 4-5 तरीके से उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के उसको फाइनली एब्जॉर्प्शन मिलेगा न्यूट्रिएंट्स का और फिर उसको एबल हो सकेगा। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? डॉग, कैट, लायंस, ह्यूमन बीइंग इसमें शामिल है। ठीक है, जैसा कि आपने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा कि बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को गुजरना पड़ रहा था तब जाकर के एनर्जी का अचीवमेंट हो पा रहा था। तो पहला जो प्रोसेस हमने देखा था इंजेशन वाला, वो क्या था? कहा कि कोई भी खाना हम इनटेक कर रहे हैं, बस टेकिंग अ फूड माउथ में हमने ले लिया, वो किस कैटेगरी के पास जाने वाला है? इंजेशन में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर खाना चला जाए किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका इजेशन। सेकेंड इज डाइजेशन। अब कोई बॉडी के अंदर खाना गया है तो उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अब वो लार्ज कॉम्प्लेक्स पार्ट में भी हो सकता है ना? कॉम्प्लेक्स, लार्ज और इनसॉल्युबल फॉर्म पे हो सकता है, बड़ी चीज़ें हो सकती है। उसको आपको खाने को पचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉडी उसको पहले तो सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करेगी, सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करने वाली है और फिर जा कर के उसको ईजी वे में उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, या तो वो सॉल्युबल फॉर्म पे हो सकता है क्योंकि बॉडी का सेल जो है, जो डाइजेस्टिव पार्ट है, जो सेल अंदर में बॉडी स्टमक जो डाइजेस्ट करने के लिए जाने वाला अंदर में, वो बहुत छोटा है और वो उसको बड़ी चीज़ें दोगे तो आसानी से काम नहीं कर पाएगा, तो उसको छोटा छोटा करके दो। होता है कि बड़े काम को छोटे छोटे में टुकड़ों में तोड़ दो तो तुम्हारे लिए वो आसान लगेगा। ठीक है, तो सेम वे में खाना पचाने के लिए भी वही चीज़ें स्टेप्स ली जा रही है। कॉम्प्लेक्स था, बड़ा था, इनसॉल्युबल था, उसको क्या किया? ब्रेक डाउन कर दिया सिंपलर फॉर्म में और फिर कहा कि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विड फॉर्म में कर लो, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल का मतलब पानी में घुलने लायक हो, उस तरीके के मॉलिक्यूल में जब उसको कन्वर्ट कर दिया तो बॉडी अब उसको क्या कर सकती है? आसानी से डाइजेस्ट कर सकती है। ठीक है ना, अब जो डाइजेशन वाला पार्ट है उसको अब बॉडी क्या करने वाला है? एब्जॉर्ब करेगा। पचा तो लिया, उसके बाद क्या है? एब्जॉर्प्शन होगा। द फूड मॉलिक्यूल्स बिकम स्मॉल एंड soluble and passes through the intestinal wall into the blood streams। कहा कि जो चीज़ पच गई थी, ठीक है, पचने के बाद वो क्या कर रहा है? अब इंटेस्टाइनल वॉल में जाएगा और इसके बाद उसको क्या करने वाला है? ब्लड स्ट्रीम के अंदर में ट्रांसफ़र कर देगा। खाना खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेशन के बाद उसको क्या किया हमने? इंटेस्टाइनल वॉल्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहाँ जाने वाला? अब ब्लड में मिक्स होने वाला है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम मीन्स यहाँ पे ब्लड वाइन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद इसी चीज़ को हमने क्या नाम दिया था? एब्जॉर्ब कर दिया, ब्लड में एंट्री किया, वहाँ तक एब्जॉर्प्शन खत्म। अब ब्लड का काम क्या है? पूरे बॉडी में सर्कुलेशन का काम। ठीक है, तो हर एक सेल तक पहुँचाने का काम है। अब बात आ रही है एसिमिलेशन की। द एब्जॉर्ब्ड फूड is taken in by the body cell।
ठीक है। जो एब्जॉर्ब फूड हुआ वो कहाँ जाएगा, बॉडी के सेल में, एक एक सेल के अंदर में वो जाएगा और फाइनली एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, सेल के अंदर जाएगा, सेल ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और फिर सेल उसको क्या देने वाला है, एज अ एनर्जी के टर्म पे उसको कन्वर्ट करेगा। अब सिर्फ एनर्जी ही चाहिए, बॉडी वर्क करेगी, एनर्जी तो ले लेगा बॉडी से, और अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में बचेगा तो फिर वो उसको क्या देने वाला है, वो ग्रोथ भी मिलता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, उसको मसल्स रिकवरी के लिए रिपेयरमेंट भी देता है, जैसे बॉडी बिल्डिंग हो या बच्चे की साइज छोटे से बड़ा होता है तो उसके साइज में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है रिपेयर करने में, सेल के रिपेयर में भी ये चीज़ें फायदेमंद होती है। तो सेल का साइज बड़ा करने में भी आपका एसिमिलेशन बहुत काम में आता है। क्यों, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर में सारा का सारा डाइजेस्टिव पार्ट आपका इन्वॉल्व था, इस वजह से, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, एसिमिलेशन। ओके, ना इजेशन, इजेशन जैसे इंजेक्शन था लिया, और इजेशन मतलब एग्जिट वाला पार्ट है, ई फॉर एग्जिट और आई फॉर इन, इन करेगा और यहाँ से एग्जिट करने वाला है। खाना खा लिया, पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया उसको, अब पूरे की पूरी बॉडी में ग्रोथ भी ले लिया। अब जो नहीं पच पाया, 100% तो रिकवरी नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ वेस्ट के फॉर्म पे, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बचा रहेगा आपके स्टमक के अंदर में, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फाइनली फिर वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द इजेशन, और उसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया है, इजेशन नाम दे दिया है। फेसिस के फॉर्म पे हो सकता है या फिर आप यूरिन भी बोलते हो, फेसिस कह लो, पॉटी कह लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ये सॉलिड वेस्ट हो जाएगा और ये आपका लिक्विड वेस्ट है यूरिन के फॉर्म पे। ओके, अब हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर आपको पता है कि एक सेल वाला, तो एक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बन के तैयार है वो कहलाता है आपका यूनिसेलुलर, जो आपका क्या है, अमीबा, ठीक है। अमीबा भी किस कैटेगरी में आता है, यूनिसेलुलर के कैटेगरी में आता है। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज द फेगोसाइटोसिस। कहा कि अमीबा जो अपना खाना लेता है, खाता है, और उसको पूरा का पूरा ये 5 चीज़ें जो भी जस्ट पीछे देख कर क्या है, पहला क्या था, इजेशन, सेकेंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फाइनली इजेशन। ये 5 चीज़ें अमीबा भी अपने खाना बनाने के दरमियान में ये सारे प्रोसेस को करेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को करने के टाइम पे इसका नाम क्या पड़ा है, सिंगल वर्ड से हम कहें तो फेगोसाइटोसिस, ठीक है। फेगोसाइटोसिस है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेगोसाइटोसिस, तो सेल फीडिंग, सेल खाना खा रहा है, वो क्या है आपका फेगोसाइटोसिस, ठीक है ना। उसको डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहला ये अमीबा का एक्चुअल में तो कोई फिक्स्ड शेप होता ही नहीं। अमीबा का अगर कोई फिक्स्ड शेप कहे कि ये फिक्स्ड शेप है तो गलत कह रहा है, ठीक है। अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप होता ही नहीं है ना। तो सबसे पहले कहा कि इसका जो शेप होगा, अब अमीबा क्या करने वाला है कि अगर उसको खाना दिख रहा है, ठीक है, कहीं पे भी उसको खाना दिखेगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अपना हाथ एक बनाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तैयार करेगा। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने क्या नाम दिया, सीडोपोडिया, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को सीडोपोडिया, जहाँ भी खाना मिला, अभी यहाँ पे हम इसको दिखा रहे हैं कि यहाँ इसको खाना मिला है, हालांकि अगर खाना यहाँ मिलता तो प्रोजेक्शन कैसा बनाता है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो खाना इसने अपने अंदर में ले लिया, धीरे धीरे उसके पास में जाएगा, उसको इंटेक कर लेगा ना। इसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। इसका क्या है, नकली पैर है, एक्चुअल में पैर है नहीं, वो फॉल्स फीट है। जहाँ खाना दिखता है वहाँ अपना पैर ऐसा प्रोजेक्शन तैयार करेगा, उस पैर जैसा बन गया, ठीक है। तो फॉल्स फीट क्या रह गया ना, फूड वैक्यूल्स फॉर्म। अब जो खाने को अंदर की तरफ लेगा वो फॉर्मेशन कर लेगा, गोल जैसा तैयार कर लेगा। जैसे जैसे यहाँ पे इसका खाना दिखा था, बाहर था पहले, इसने धीरे धीरे पैर बढ़ाया और पैर बढ़ा करके क्या किया, उसको अंदर की तरफ ले लिया। ये अब क्या हो चुका है, अंदर की तरफ आ चुका है, ठीक है। अंदर आने के बाद ये जो फॉर्मेशन कर रहा है, गोलाई जो बना रहा है, उसको हमने क्या नाम दिया है, एज अ फूड वैक्यूल्स का। और ये फूड वैक्यूल्स फर्दर इसको हम एक और नाम से क्या जानते हैं, टेम्पररी स्टमक है। ये इसका टेम्पररी स्टमक है, क्योंकि यहाँ पे भी खाना बना है, खाना यहाँ दिखा था तो यहाँ फॉल्स फीट बनाया था, तो यहाँ टेम्पररी स्टमक भी बनाएगा। अगर खाना यहाँ दिखता, फॉल्स फीट यहाँ बनाता और फॉल्स फीट यहाँ बनाता, तो इसका स्टमक भी यहाँ पे बनता। तो एक्चुअल में है क्या, ये टेम्पररी स्टमक है, थोड़े टाइम्स के लिए रहेगा, फिर वो खाने को डाइजेस्ट करने का, फिर वो उसका स्टमक भी गायब हो जाएगा। ओके, डाइजेशन।
अभी फूड का वैक्यूल्स बन के तैयार हो चुका है, खाने को अपने अंडर में इसने ले लिया ना। फूड वैक्यूल्स के साथ साथ अभी क्या मिलने वाला है, अमीबा में बहुत सारी न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, और इसके अंदर में क्लोरो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लास्ट या फिर साइटोप्लाज्म कह लें, जिसमें साइटोप्लास्ट का क्या होगा, इसमें अब जा करके क्या करने वाला है, एडिशन होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म से क्या निकलेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या निकालेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम, और वो जाकर के किस में ऐड होने वाला है, फूड वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है, समझ आ रहा है। तो देखो खाना था, बाहर में एंट्री किया किसके थ्रू, सीरोपोडिया, अंदर घुसा, खाना क्या तैयार कर लिया इसने, फूड वैक्यूल्स बना लिया। फूड वैक्यूल्स का दूसरा नाम क्या पड़ा, टेम्पररी स्टमक। अब फूड वैक्यूल जब आया है उसमें उसको पचाना है, पचाने के लिए उसमें केमिकल हटाया, केमिकल किसने भेजा, साइटोप्लाज्म ने, उस केमिकल का नाम क्या दिया है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। अब जैसे ही खाने में फूड वैक्यूल्स में एंजाइम्स आकर के चिपक गया, ठीक है, एंजाइम्स आकर के बाहर से पूरा का पूरा इसको कवर कर लिया। जैसे ही उसको कवर किया वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, बड़ा सा था अब उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेगा, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में इसको लंबा कर दिया, इलॉन्गेट किया, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल्स। अब छोटा, जैसे हमने देखा था कि एसिमिलेशन का, डाइजेशन का काम क्या था कि ब्रेक डाउन करना सिंपलेस्ट में, क्यों, क्योंकि डाइजेशन अच्छा हो सके, कम टाइम पे जल्दी डाइजेशन हो सकेगा, इसलिए यहाँ भी सेम प्रोसेस को अपनाया जा रहा है। नाउ ब्रेकिंग डाउन के बाद एब्जॉर्प्शन का काम है। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे सिंपल में टूटा है, सीधे जा कर के वो कहाँ जा कर के मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म के पास में मिल जाएगा, क्यों, एब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो फूड जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर में ना। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, एक वर्ड से कह रहे हैं डिफ्यूजन, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया हमने, डिफ्यूजन। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ रहा। हम इंसानों में क्या देख रहे थे कि ये एसिमिलेशन, डाइजेशन होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ अमीबा एक सेल है, एक सेल के अंदर में है, और उसमें के पास ब्लड कहाँ से है, ब्लड है नहीं, तो जैसे ही वो ब्रेक डाउन होगा सिंपल, वो सीधे जाकर कहाँ पे मिक्स होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर में, ठीक है। तो चल ना, आफ्टर एब्जॉर्प्शंस, एफ बी क्या है, फूड वैक्यूल्स, एफ बी क्या था, फूड, एफ फॉर फूड, वी फॉर वैक्यूल्स, स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। आफ्टर एब्जॉर्प्शंस एफ बी, फूड वैक्यूल्स डिसअपियर, जैसे ही खाना डाइजेस्ट करके साइटोप्लाज्म में मिलेगा, फूड वैक्यूल्स आपका गायब हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, वंस मोर, खाना इनटेक, फूड वैक्यूल्स बनाया, उसका दूसरा नाम टेम्पररी स्टमक, फूड वैक्यूल्स के साथ कौन मिला है, डाइजेस्टिव एंजाइम, कहाँ से आया, साइटोप्लाज्म, जैसे ही साइटोप्लाज्म में क्या कर दिया इसने, अटैच होने के बाद ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन हुआ सिंपलर में, जैसे ही सिंपलर में टूटा, सीधे जाकर के वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब किसने कर लिया उसको, साइटोप्लाज्म ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ब्लड में क्यों नहीं मिला, क्योंकि सिंगल सेलुलर है, ब्लड नहीं होगा, इसलिए सीधे साइटोप्लाज्म के अंदर में जाकर के मिक्स हो चुका है ना। और ये पूरा प्रोसेस यहाँ से जो चल कर के आ रहा है, फ्यूजन, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म तक मिलने वाले प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, डिफ्यूजन कहा है ना। चलो अब बात आती है कि भाई एब्जॉर्प्शन तो हो गया, एनर्जी कैसे मिले, ठीक है। तो एनर्जी मिलने का तरीका क्या है कि उसको रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन करना ज़रूरी। रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का इंटेक होगा, अमीबा का ऑक्सीजन मिलेगा तो वो और ज़्यादा ब्रेक डाउन होकर के वो चीज़ें क्या देने वाली, एनर्जी प्रोवाइड कराने वाली, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, और फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने मूवमेंट बढ़ाएगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने आप को ग्रोथ देगा, ग्रोथ साइज में ग्रोथ होगा, अमीबा का साइज धीरे धीरे बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद वो क्या करने वाला, अपने आप को डिवाइड करेगा टू डॉटर्स सेल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे टू डॉटर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डॉटर्स की ही कैपेसिटी होती है कि रिप्रोडक्शन कर सके, ना कि बॉयज़ के अंदर में, इसलिए कहा कि टू डॉटर सेल्स में डिवीजन करता है, क्लियर है। तो डिवीजन कर लिया, और फाइनली ये तो एब्जॉर्प्शन की बात हो गई। अब जो वेस्ट बचा होगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा, वो क्या आएगा, बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इसमें एक
वर्ड इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अमीबा के अंदर की बॉडी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है जिसके थ्रू जो डिस्चार्ज कर देता है किस चीज़ को, वाटर को, बाहर बॉडी से बाहर पानी को निकाल देगा लिक्विड के फॉर्म पे, ठीक है। उसका हमने क्या नाम दिया है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये ऑलमोस्ट होता रहता है, ये प्रोसेस कंटिन्यूस वे में होता रहता है। जैसे ये पूरा यहाँ से लेकर इंजेक्शन से एसिमुलेशन तक आता है और उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स धीरे धीरे अपना वेस्ट बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। क्लियर है इतना। और फाइनली ये हमने देखा कि यहाँ से इसका वेस्ट बाहर की तरफ निकल गया, ओके। तो न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग से पहले आपको क्या देखना है कि ह्यूमन का डाइजेशन सिस्टम कैसे है, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम की हम बात करें तो फिगर मेरा ख़राब है, इसको देख के पहले तो हंसना मत, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या है एलिमेंट्री कैनाल? इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर running from mouth to the anus in which digestion and absorption of the food takes place। कहा के खाने से लेकर के, ठीक है, माउथ में जाने से लेकर के फाइनली डाइजेशन तक के पूरे ट्यूबुलर फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल हम कहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे पार्टीशन कर दिए गए, पढ़ने के हिसाब से उसको आसान कर दिया गया। कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ किन किन चीज़ों से मिलके वो बन के तैयार है। सबसे पहला है माउथ, उसके बाद बकल कैविटी। माउथ तो सबको पता है, ठीक है। और आपका बकल कैविटी क्या है, माउथ से लेकर के फेरेंक्स तक, ठीक है, माउथ से लेकर के फेरेंक्स तक को, उसको हम क्या कहते हैं, मीन्स यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा यहाँ तक का जो पोर्शन है, यहाँ से अंदर में जो आपका इसमें इंक्लूड हो सकता है, टिथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती है। तो माउथ से लेकर के फेरेंक्स तक के बीच के कैविटीज़ को हम क्या नाम देते हैं, बकल कैविटीज़। ना एसोफेगस, ठीक है। एसोफेगस क्या है आपका, फूड पाइप को ही हम एसोफेगस भी कहते हैं। स्टमक, ये आपका स्टमक है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा ट्यूबुलर फॉर्म भी होता है, ये आपका क्या है, पूरा कॉइल टाइप शेप है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। और वहाँ से डाइजेशन होने के बाद वो चीज़ें कहाँ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ा वाला जो पोर्शन है इसका, ये क्या है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि फाइनली कहाँ खुलेगा करके, एनस में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन फिर जा करके एनस में खुल जाता है, ठीक। इसके अलावा ये 6 के अलावा 1 2 3 4 5 6 के अलावा 3 अलग से आपके क्या होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मेनली इसमें भी 3 कौन कौन है। सबसे पहला सैलिवरी ग्लैंड्स, जो कि आपको कहाँ से मिलने वाला, बकल कैविटी से मिलेगा। सेकेंड है लीवर, ठीक है, जिसको हम लोग लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ये एक्सोक्राइन क्या है अभी हम देख रहे हैं, पहले इसका पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, सैलिवरी ग्लैंड, सेकेंड है लीवर, तीसरा है पैनक्रियास। तीनों का तीनों सिक्रीशन ग्लैंड है या फिर एसोसिएटेड ग्लैंड। हम कहते हैं कि आपका कुछ ना कुछ डाइजेशन में हेल्प करेगा जूस दे करके, ठीक है, स्टमक के अंदर में ना। ये तीनों के तीनों हम कह रहे हैं क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि जब ये सिक्रीशन देगा, जो लिक्विड अपने अंदर से निकालेगा, उसको पाइप के थ्रू ही पहुंचा पाएगा, ठीक है। जहाँ पे टारगेटेड, जहाँ पे इसको भेजना है, वहाँ पे क्या करेगा, पाइप के थ्रू जाएगा। 2 तरह की चीज़ होती है, एक होता है क्या कि ब्लड में डायरेक्टली मिक्स हो जाए, डायरेक्टली, ठीक है, वो क्या है आपका डायरेक्टली मिक्स हो गया। और एक है आपका एक्सोक्राइन, जो कि डायरेक्टली मिक्स नहीं होगा। इसको क्या चाहिए, एक डक्ट चाहिए, एक पाइप चाहिए, तब जाकर के वो चीज़ें टारगेटेड एक जगह से निकल करके, एक जगह से निकल रही है और बीच में पाइप चाहिए, और तब जाकर के टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचेगी। और ये हो गया कौन सा, एक्सोक्राइन, ठीक है। और इंडोक्राइन में क्या होगा, इंडोक्राइन में डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाकर के मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एसोसिएटेड ग्लैंड जो है, तीनों के तीनों सैलिवरी, लीवर और पैनक्रियास, तीनों ही क्या आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो कि सिक्रीट करेगा थ्रू डक्ट के थ्रू, ओके। और इसमें से भी सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है, आपका लीवर है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग सारे के सारे सबके डिटेल्स देखेंगे, ठीक है।
इन सब के बाद हम क्या देखने वाले हैं, सबका डिटेल देखेंगे कि क्या क्या काम वो सारी चीज़ें कर रही है। स्टमक में क्या हो रहा है, इसोफेगस में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम कर रहा है। ये 3 सलाइवरी ग्लैंड जो हैं आपके, वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाली, ठीक है। सलाइवरी के बाद लीवर है, पैनक्रियाज है, सारी चीज़ें क्या क्या सिक्रीशन किस तरह का जूस सिक्रीट करेगी और किसके साथ मिल करके वो चीज़ें कैसे हेल्प करेगी डाइजेशन में, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि एलिमेंट्री कनाल्स की चीज़ें हमने देख ली थी कि क्या क्या चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट थी। तो अब हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो 5 चीज़ें होने वाली थी, इजेशन से लेकर के इजेशन तक, ठीक है। इंजेशन से लेकर के इजेशन तक की प्रोसेस। तो यहाँ पे भी हम अभी 2 चीज़ें देख रहे हैं। पहला है इजेशन तब तक रटा गया होगा आप लोग को, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, खाने को ले लेना इज योर इंजेशन ना। अब बात आ रही सेकेंड प्रोसेस क्या है, डाइजेशन, पचाना कॉम्प्लेक्स चीज़ों को स्मॉल में, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉल और वाटरेबल सॉल्युबल सब्सटेंस में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर में। अब कहा कि ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज़ को आपने सिंपलेस्ट में तोड़ दिया, उस बीच में क्या क्या चीज़ें प्रोसेस में आई, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लगी, ठीक है, तब जाकर के वो चीज़ें फाइनली एकदम ब्रेक डाउन हुए। तो उसके बीच की चीज़ें हम देखते हैं। कहाँ से डाइजेशन आता है, ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन कहाँ से, माउथ से। माउथ सबसे पहला क्या है इस पर एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कि डाइजेशन आपका सबसे पहला जो स्टार्टिंग डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जाकर के स्टमक में नहीं, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द माउथ। फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा, खाना देख करके, बिरयानी देख करके, लस्सी देख करके लार टपकता है, तो वो क्या है आपका, पानी नहीं, वो माउथ माउथ वाटरिंग बोलते हैं, पानी आ गया मुंह में, वो पानी क्या है, सलाइवा है, ठीक है। टंग, जबान का काम क्या है, टीथ का काम क्या है, जबान का काम क्या है, बहुत तरह के टेस्ट को टेस्ट करना, ठीक है। आपके टीथ का काम क्या है, चीज़ों को च्यू करना, ग्राइंड करना, कट करना, ये सारी चीज़ें हम टीथ के हेल्प से करते हैं। ये सब का सब माउथ के अंदर में आएगा। उसके बाद कहा कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है। एक सलाइवा था और एक आपका एंजाइम है। एंजाइम क्या है, किसे है, व्हाट इज एंजाइम, द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसे कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कैटलिस्ट कहते हैं किसी भी एक्शन को, उस रिएक्शन को तेज कर देना, ठीक है। अगर केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे तो 2 चीज़ों को मिलाया, रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा तो हमने क्या दिया था, अलग से कैटलिस्ट मिलाया। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को तेज कर देगा और अपना हिस्सेदारी उसमें नहीं देगा। कैटलिस्ट एक तरह का लड़ाका है, ठीक है, लड़ाकू बोल दो, लड़ाका बोल दो। 2 दोस्त में बात हो रही थी, ये आया पीछे से, हाँ ठीक बोल रहे, ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है। अब हो गया, उन दोनों में मार हो गया, ये बैठ करके मज़ा ले रहा है, ठीक है, मज़ा ले रहा है उसका। तो इसका इन्वॉल्वमेंट क्या था कि सिर्फ उसमें जा करके एक मसाला देने का काम कर रहा था, आग में घी डालने का काम कर रहा था, ठीक है। तो सेम कैटलिस्ट भी आपका आग में घी डालने का काम करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, डाइजेशन को तेज कर देगा। तो यहाँ पे बायोलॉजिकली कैटलिस्ट ही है ना। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या बना आपका, एंजाइम्स। तो अगर एक वर्ड में कहें कि व्हाट इज एंजाइम, तो रिएक्शन को तेज करेगा, पचाने में हेल्प करेगा, दैट्स इट, ठीक है। पचाएगा किसको, जो हम खाना खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड को जो खाया है उसको सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा ना। सलाइवा कंटेन एंजाइम्स कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। तो ऐसा सलाइवा सिर्फ पानी होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ लार है, लार में अगर एंजाइम नहीं मिक्स है तो लार बेकार है। सलाइवा लार है एक तरह का जो माउथ से टपकता है, ठीक है। तो सलाइवा क्या होगा, अगर सलाइवा के अंदर एंजाइम है तब क्या कहलाएगा वो, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। और जैसे ही एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो क्या कर रहा था एंजाइम, यहाँ पे जो काम यहाँ कर रहा था वही काम यहाँ भी करेगा। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, शुगर में, शुगर कह लें या फिर आप इसको ग्लूकोज भी हम कहते हैं, ठीक है। स्टार्च को ग्लूकोज में या फिर शुगर में कन्वर्ट कर देगा ना। अब बात करें कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है अगर, कि स्टार्च का टेस्ट कैसा होता है।
स्टार्च का कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्टार्च में टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है। लेकिन हाँ, ग्लूकोज में टेस्ट होता है, मीठापन होता है इसमें, ठीक है। जैसे आप चावल खाते हो, एग्जाम्पल देखें अगर कि राइस की बात करें, चावल खाते हैं हम, चावल खाने में कैसा होता है, थोड़ा सा मीठापन होता है। इसलिए शुगर वाले पेशेंट को क्या कहता है कि राइस नहीं खाना आपको, क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ा सा देर चबाने के बाद उसमें आपको टेस्ट मिलने लगता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम मना करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट को, ओके ना। तो मेनली माउथ में हाफ पोर्शन का तो आपका डाइजेशन वही हो चुका है, ठीक है। सलाइवा से मिल गया, एमाइलेज मिल गया, सलाइवा का काम क्या था, और एक तो काम हो गया सलाइवा का कि फूड्स में मिक्सअप होगा और च्यू करने में, रोटेशन में, माउथ के अंदर में निगलने में, स्वैलो करने में आसानी पैदा करेगा, वो कहीं ना अटकेगा नहीं, वो एक फ्लूइडिटी मेंटेन करेगा, है ना। इसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप है, पूरा विंड पाइप, फूड पाइप, ओके। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसके थ्रू खाना जो ऊपर से यहाँ से लेकर के जो हमने माउथ में निकला, ऐसे जो करते हैं हम, तो ये चीज़ यहाँ से नीचे करके स्टमक तक जाने में जो एक मूवमेंट है, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। इसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है कैसा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का। जैसे अगर हम बात करें कि कुछ इस जैसा है, ठीक है, आपका फूड पाइप ऐसा होता है, पतला होगा, लेकिन अगर खाना जहाँ पे आ गया, तो हम खाना खा रहे हैं, तो जहाँ पे खाना होगा थोड़ा सा क्या है, एक्सपेंशन है, एक्सपैंड कर रहा है, और जो पीछे का पोर्शन है वो कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। पीछे का पोर्शन क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, और नीचे का पोर्शन जहाँ जहाँ खाना चढ़ेगा वो एक्सपैंड करता जाएगा, और पीछे का पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होता चलेगा। तो इसी तरीके से बंद खोल करते करते फाइनली स्टमक तक पहुँचा देगा। तो उस मूवमेंट को, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के मूवमेंट को हमने क्या नाम दिया है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना। अब खाना कहाँ पहुँच चुका है आपका, स्टमक के अंदर। स्टमक की डेफिनेशन बात करें तो कैसा होता है, ये जे शेप्ड होता है, ठीक है, और बड़ा ऑर्गेन है ना, लार्ज जे शेप्ड ऑर्गेन। इसके अंदर में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब कहाँ पे पाया जाता है, स्टमक थोड़ा सा कैसा था, हमने देखा पीछे यू शेप्ड का था ऐसे, है ना। एक इसका फूड पाइप से जुड़ा था ऊपर, और इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन से जा करके खुलेगा ऐसे करके, है ना। तो ये जो यू शेप्ड है, इसका जो लाइनिंग्स है अंदर में, इसी को हम क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसी लाइनिंग्स के अंदर में क्या पाया जा रहा है, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक जूस देता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, डाइजेस्टिव जूस। स्टमक के अंदर में गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर में डाइजेस्टिव जूस। और डाइजेस्टिव जूस भी इसके पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके के। सबसे पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड है पेप्सिन, और तीसरा है म्यूकस, ठीक है। पहला HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। समझ आ रहा, सीक्वेंस में चल रहा है। स्टमक जे शेप्ड क्या रखता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है, डाइजेस्टिव जूस। नाम से पता चल रहा है डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। इसमें भी कितने तरह का, पहला HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड क्या करता है, गलाने में काम करेगा, डाइजेस्ट करने में काम करेगा। तो यहाँ पे एक तो अगर आपने खाना खाया है, ठीक है, खाना खा लिया, खाना खाने के दरमियान में किसी तरीके का वायरस या जर्म्स या बैक्टीरिया अंदर आपके बॉडी में चला जा चुका है, स्टमक तक आ चुका है, तो उसको मारने का काम किसका है, HCl का, ठीक है। एक एसिडिटी एरिया मेंटेन करता है आपको, जिससे आपके हेल्दी रहने के चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। तो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि आप अंदर में अगर जर्म्स आ चुका है तो उस जर्म्स को मार दिया जा सके, ठीक है, ओके। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन डाइजेशन का काम है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन थोड़ा सा हार्ड होता है डाइजेशन में, डाइजेशन में थोड़ा सा टफ होता है, पचाना उसका मुश्किल होता है। इसलिए आपने सुना होगा कि बॉडी बिल्डर्स लोग जब अपने साइकिल पे होते हैं, जब डब्बा लेते हैं, प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, तो उसको कहा जाता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, क्योंकि डाइजेशन में थोड़ा सा हेल्प करेगा पानी पीने से, ठीक है। और अगर पानी प्रॉपर नहीं पिया तो किडनी पर असर पड़ता है, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है,
इसलिए कहा कि पेप्सिन जब क्या करता है, इसके प्रोटीन को, जब भी हम खाते हैं नॉर्मली, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और तीसरी लाइन क्या है आपकी, म्यूकस। जो तुमने एसिड बनाया बॉडी के अंदर, जो एसिड है स्टमक के अंदर, जो एसिड है वो एसिड अपने ही स्टमक के एरिया को जला ना दे या आउटर एरियाज को जला ना दे। अंदर तक है तो ठीक है, लेकिन बाहर अगर निकलेगा, क्योंकि एसिड इसका जो है इसका लेवल ऑलमोस्ट 3 to 4 pH स्केल पे होता है। ये बहुत हार्ड एसिड माना गया था, 2 to 4 का बहुत हार्ड एसिड है। और हार्ड एसिड है तो क्या करेगा, इसको इनर लाइनिंग्स को तो नुकसान करेगा और बाहर के भी लाइनिंग्स को नुकसान कर सकता है अगर वो स्टमक से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि अंदर वाले लाइनिंग्स को कौन प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस अपने ही स्टमक के एरिया को पहले प्रोटेक्ट कर रहा है और साथ में उसको बाहर निकलने से बचा रहा है। अगर बाहर निकलेगा तो फिर दूसरे ऑर्गन को भी हिट करेगा और दूसरे ऑर्गन को जला देगा। इसके क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 2 to 4 pH स्केल की वैल्यूज़ वाला है ना। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। स्टमक, जे शेप्ड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस में कितने, 3, HCl, एसिडिक मीडियम जम्स मारेगा, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, म्यूकस अपने ही लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक, ओके ना। अब क्या हुआ कि यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ी। थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ने के बाद कहाँ गया है, क्योंकि यहाँ से ये स्टमक था आपका और ये कहाँ खुलने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये कहाँ खुलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। कितने साइज का, 6.5 मीटर लॉन्ग और 2.5 सेंटीमीटर डाय। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 6.5 मीटर, तो 1 मीटर 3 फीट 3 इंच का होता है, तो 6.5 मीटर तकरीबन कितना हो जाएगा, 18 फीट। तब और भी जोड़ लो उसमें, 3-4 फीट और एक्स्ट्रा जोड़ ही लो, 3-3 इंच करके, तो 20 फीट से अबव ही रहने वाला है। ठीक है, लंबाई में, मतलब वो इतना कॉम्पैक्ट होता है अंदर में, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें रोलिंग्स और इसका स्पाइरल टाइप का होता है। ठीक है, और इसकी थिकनेस की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर डाय। साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्ब, प्रोटीन्स एंड द फैट्स। यही स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया है जहाँ पे सारा का सारा डाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कार्ब्स भी पच जाएगा, प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो जाएगा, फैट भी डाइजेस्ट होकर के सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो चीज़ें फाइनली अब एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार होगी। लेकिन इसमें किसका रोल रहेगा, यहाँ तो अभी देखा कि सिर्फ 3 चीज़ें थी। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर अपना कुछ ना कुछ सिक्रीशन डालेगा, इस इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज अपना कुछ ना कुछ सिक्रीशंस डालेगा इन द फॉर्म ऑफ जूस। लीवर, ठीक है, लीवर अपने पास में कौन सा जूस रखता है, बाइल जूस। ठीक है, लीवर अपने पास कौन सा जूस रखता है, बाइल जूस। और बाइल जूस कहाँ हिट करता है, कहाँ रखता है स्टोर करके, गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, ना कि लीवर में। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछता है कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ द बाइल जूस। तो लीवर नहीं, लीवर का काम है प्रोडक्शन करना, और फैक्ट्री एक है, लीवर है फैक्ट्री, और गोडाउन कौन है इसका, गॉल ब्लैडर। तो फैक्ट्री हो गया लीवर, प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा बाइल जूस, और आपका ये गोडाउन कहाँ है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो बाइल जूस की कलर की बात करें तो एक्चुअल में कैसा होता है, ये ग्रीनिश येलो है ना, ग्रीनिश येलो होता है। अब देखते हैं कि क्या काम करेगा बाइल जूस जो है, जब स्टमक में आ रहा है तो क्या प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो एक चीज़ तो यहाँ से याद है ना कि स्टमक में क्या दिया था, HCl है। HCl क्या प्रोवाइड करा रहा था, एसिडिक मीडियम, इसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसकी एसिडिटी को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, अगर ज़रूरत से ज़्यादा एसिड होगा तो क्या दिक्कत आएगा, अगर इसको मेंटेन नहीं करने वाला कोई हो तो क्या दिक्कत करेगा, एसिडिटी हो जाती है, खाना ज़्यादा खा लिया है तो होता है एसिडिक। एसिडिटी अगर होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्कलाइन वाला पोर्शन काम करता है। ठीक है, बाइल जूस का काम क्या है कि एक मीडियम प्रोवाइड करना अल्कलाइन का, मीन्स HCl की क्वांटिटी को वो घटाता है, नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, एक एसिड और एक बेस है तो एक नॉर्मेलिटी
प्रोवाइड करता है, तब जाके हम थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं, है ना। तो इसका काम क्या है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है, फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। ये बाद में जो पैनक्रियास भी यहाँ आकर के काम करेगा ना, तो पैनक्रियास अगर यहाँ एंट्री कर रहा है और HCl की ताकत बहुत ज़्यादा है, तो ये पैनक्रियाटिक जूस इस पर काम नहीं करेगा। तो इसलिए पैनक्रियाटिक जूस को थोड़ा सा अच्छे से काम कराने के लिए HCl के क्वांटिटी को थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। और ये HCl के क्वांटिटी को कौन घटाने में काम कर रहा है, बाइल जूस। आपको नहीं समझ में आया, कंफ्यूज, देखो HCl बहुत ज़्यादा है, ठीक है, HCl बहुत ज़्यादा है, पैनक्रियास आएगा, HCl से लड़ाई होगी, HCl हरा देगा किसको, पैनक्रियाटिक जूस को, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस अच्छे से यहाँ पे काम कर सके, जिसके लिए लीवर अपना बाइल जूस भेज रहा है यहाँ पे, पहले इसको मैनेज करा सके कि HCl का जो थोड़ा टेम्पर जो हाई हुआ है उसके टेम्पर को थोड़ा सा डाउन करे। टेम्पर को डाउन कर देगा तो थोड़ा सा मेंटेन होगा, और यहाँ से अब पैनक्रियाटिक जूस जब आएगा तो उसको थोड़ा सा आसानी से डाइजेशन पे हेल्प करेगा, ठीक है। चल, तो लीवर समझ आ गया कि लीवर कहाँ है, क्या बता रहा था, बाइल जूस। बाइल जूस होता कहाँ है, गैल ब्लैडर में। किस कलर का होता है, ग्रीनिश येलो, और काम क्या है, अल्कलाइन प्रोवाइड करेगा, किसको, मीडियम को अल्कलाइन करेगा। क्यों, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस जब आए स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो क्या कर सके, उसको प्रॉपर तरीके से एक्ट कर सके, प्रॉपर तरीके से काम कर सके ना। दूसरा क्या काम बाइल सॉल्ट का, के लिपिड्स और फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। तो फैट्स होते, खाना अगर भारी चीज़ खा लिया, चर्बीदार कोई चीज़ खा ली या फैट्स खा लिया, तो ऑयली चीज़ खा ली, तो क्या करता है, उसको डाइजेशन होने बहुत टाइम लग जाता है। पूरी कचौरी खा लिया मॉर्निंग में, तो शाम तक भूख नहीं लग रहा, क्यों, फैट्स वाला पोर्शन था, ऑयली चीज़ थी, उसको डाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए बाइल सॉल्ट का काम क्या है, लिपिड्स कह लें या फिर फैट्स कह लें, लिपिड्स और फैट्स को क्या करता है, इस छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। मीन्स बहुत बड़ा सा हिस्सा था, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, वो छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देगा। जैसे ही छोटे हिस्से में टूटेगा, ये डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत आसानी के साथ डाइजेस्ट हो जाएगा ना। उसके बाद कहा कि लीवर समझ आ गया। लीवर का दो काम, एक अल्कलिनिटी प्रोवाइड कराएगा, किसके लिए, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को हेल्प करने के लिए, आसानी के लिए। दूसरा बाइल सॉल्ट है, क्या कर रहा है, लिपिड्स और फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा ना। पैनक्रियास क्या कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस दे रहा है, पैनक्रियाटिक जूस दे रहा है, जो कि ये भी एक तरह का क्या है, एंजाइम है ना। पहला एमाइलेज, सेकंड लिपेज, और तीसरा है ट्रिप्सिन, ठीक है। पैनक्रियाटिक तीन तरह का, पहला एमाइलेज, दूसरा लिपेज और तीसरा ट्रिप्सिन। एमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। ये फाइनल टच दे रहा, ठीक है, स्टार्च को फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। लिपेज फैट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में, ठीक है। लिपेज फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। और लास्ट जो ट्रिप्सिन है आपका, वो ट्रिप्सिन किस में करने वाला है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरी फुली डाइजेशन हो चुका है, और अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के लिए तैयार है। उससे पहले एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, उससे पहले ब्लड उसको एब्जॉर्ब करेगी। ये चीज़ क्लियर है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीज़ों का, लीवर का और पैनक्रियास का सिक्रीशन गया है। लीवर अपने साथ दो चीज़ें दे रहा था, एक तो अपना बाइल जूस दे रहा था, बाइल जूस के हेल्प से क्या प्रोवाइड हो रहा था, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, और दूसरा बाइल सॉल्ट लिपिड्स और फैट्स को ग्लोब्यूल्स में तोड़ रहा था, ठीक है। पैनक्रियास कितने तरह का, तीन तरीके का पैनक्रियाटिक जूस दे रहा था, एमाइलेज, लिपेज और तीसरा ट्रिप्सिन, ठीक है। एमाइलेज, लिपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज का काम स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, लिपेज का फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना, और ट्रिप्सिन को
प्रोटीन से लेकर के अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम किस में चले जाएंगे, एब्जॉर्प्शन में जाएंगे कि कैसे वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर रही है फाइनली। ठीक है, तो डाइजेशन में हमने सारी चीज़ें देख ली कि अब डाइजेशन कंप्लीट हो चुका था, सारी चीज़ें फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म पे आ चुकी थी। ठीक है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो चुका था, आपका ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका था, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका था। अब जो प्रोडक्शन हो गया, फाइनली डाइजेशन हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब उसकी बारी क्या है, एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, बॉडी उसको क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब करेगा। तो डाइजेस्टेड फूड पासिंग थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल्स इनटू द ब्लड वेसल्स और ब्लड स्ट्रीम्स। कहाँ के, स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल से, जो का स्टमक था उसके अंदर में जो लाइनिंग्स थी, उस लाइनिंग्स में से अब उसको क्या करने वाला, ब्लड स्ट्रीम में वो जाने वाला है। ठीक है, ब्लड में वो एंट्री करने वाला है। द इनर लाइनिंग्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स और प्रोजेक्शंस कॉल्ड द विली। स्टमक के अंदर में क्या होता है, स्टमक के अंदर में बड़ा सा लाइन सा निकला रहता है। ठीक है, पूरी की पूरी लाइनिंग्स होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें से भी क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सा ऐसा हिटिंग लगे रहेगी। ठीक है, जिससे हो रहा है क्या कि एरिया तो बहुत कम है, लेकिन इसका सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है लाइनिंग की वजह से। अगर सिर्फ मैं मान लूँ कि ऐसे रखूँ हाथ, ठीक है, तो मेरा सरफेस एरिया कांटेक्ट में क्या आएगा, एक यहाँ, एक ऐसे और एक ऐसे। तो मतलब मान लेते ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3 है, तो कांटेक्ट एरिया कितना आएगा, 3, 6, 9। लेकिन अभी मैं इसी चीज़ को ऐसे कर दूँ, अब मेरा कांटेक्ट एरिया कितना आने वाला है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो उतने ही एरिया में मैंने थोड़ा सा चेंजेस लाया, मीन्स सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये ऑलरेडी आपके बॉडी के अंदर इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना है। क्यों हो रहा है ऐसा, तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो कम अगर ऐसा टच होता तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता। यही चीज़ थोड़ा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो हर एक पार्टिकल यहाँ भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इस तरीके से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो सेम तरीके से क्या हुआ कि इनर लाइनिंग्स की वजह से क्या हो गया कि इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो चुका है, बढ़ गया। तो विली इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड्स। तो खाना जितना पच के तैयार था वो अब मैक्सिमम तरीके से ज़्यादा बॉडी उसको क्या कर सकेगा, चूस सकेगा, उसको एब्जॉर्ब कर सकेगा। एसिमिलेशंस, अब क्या हुआ कि ब्लड में वो चीज़ें जा चुकी, ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स आपका पहुंच चुका है। अब उसकी बारी क्या है, एसिमुलेट करने की। एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर्स। अब वो चीज़ें कहाँ तक पहुंचा दिया, सेल ने, बॉडी के सेल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, और उस एब्जॉर्ब सेल अब एनर्जी देने के लिए तैयार है। ज़्यादा होगा तो वो ग्रोथ देने के लिए तैयार है, बॉडी में कोई पेन हो, कोई रिकवरी है तो उसके लिए भी, रिपेयर के लिए भी तैयार है। तो फाइनली अब क्या हो गया कि ब्लड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, कार्ब भी है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, बॉडी को जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें बॉडी ले लेगा। जैसे मान लो ब्लड तो पूरे बॉडी में मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो कि आपका मसल्स के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, मसल्स बनाना है, तो ब्लड में तो पूरी सारी चीज़ें मूव कर रही है, कार्ब भी है, प्रोटीन भी है और फैट्स भी है। मसल्स बनाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटीन की। ठीक है, तो ब्लड जहाँ जहाँ मूव कर रहा है मसल्स के पास जब आएगा तो मसल्स उससे सिर्फ अपने मतलब की चीज़ ले लेगा, क्या, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन ले लिया, इससे क्या हुआ कि आपका मसल्स ग्रो कर गया। ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो सेल्स क्या कर लेगा, कुछ कुछ उसमें से कार्ब ले लेगा इन द फॉर्म ऑफ, उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा, आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी के फॉर्म। ठीक है, जैसे बोन की बात करें तो बोन क्या करेगा, बोन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी, तो कैल्शियम अगर फ्लो कर रहा ब्लड के अंदर तो वहाँ से वो ब्लड से कैल्शियम कैच कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ रहा है कि ब्लड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स जो मूव कर रहा था वो अपने मतलब की चीज़ें ले करके एनर्जी में, ग्रोथ में और आपका रिपेयर में कन्वर्ट कर लेगा ना। फाइनली अब डाइजेस्ट भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एसिमिलेट भी कर गया। अब जो कुछ बचा कुछ है, जो थोड़ा बहुत बचा है, ठीक है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। डिजेशन का मतलब क्या है, जो थोड़ा बहुत बचा कुछ है वो अब वेस्ट में जाने के लिए तैयार है।
उससे पहले कहाँ से पास कराना है, पहले उसको लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन की साइज़ की बात करें तो ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। इसके अंदर भी क्या होने वाला है, वेली होता है, ठीक है। तो जो बचा कुचा जो यहाँ से थोड़ा बहुत भी अगर उसमें एनर्जी है या वाटर का एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करने वाला है, द रिमेनिंग वाटर एंड फूड इज अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द वेली प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो वेली है वो भी अब थोड़ा सा कुछ ना कुछ काम करेगा, और अगर खाने में थोड़ा बहुत पानी या फिर वाटर या फिर कुछ भी ऐसा सॉलिड मटेरियल्स होगा, उसको अगर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखेगा, न्यूट्रिएंट्स कुछ ना कुछ होगा तो उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और फाइनली एट लास्ट आपकी सारी चीज़ें वेस्ट के तौर पे अब क्या बन चुका है, फेसिस, ठीक है, जो कि आपका वो एनएस से बाहर बॉडी के निकल जाएगा, एंड फाइनली फेसिस कम्स फ्रॉम एनएस। तो ये आपका ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार वन शॉट रिवीजन जल्दी से कर लेना, ठीक है, कि जैसे जैसे पढ़ रहे हो उसी तरह से साथ साथ में क्या करते जाना, रिवीजन साथ साथ में कोशिश करो कि याद भी करते चले, ठीक है ना, वो आसानी होगा बाद में चल करके। ओके, अब बाद का तो अब टाइम भी नहीं बचा है, ठीक है। तो अभी सोचो कि कैसे हम आसानी से जल्दी कोशिश करो कि याद करते चले, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं या नोट्स बैठ के बना रहे हैं। कोशिश करो कि शॉर्ट नोट्स बनाए और जल्दी जल्दी पिक करके याद करें, ठीक है।